हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 4th लेक्चर है। आई होप आप सबको ब्रेन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ब्रेन के पार्ट्स कैसे हमारी बॉडी में सिग्नल जनरेट होते हैं, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, कैसे सिग्नल को ट्रांसफ़र करवाते हैं, और हमारे जो भी टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़, वो कैसे एक्शन लेते हैं। ये सब हम अपनी पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन वाला पोर्शन था वो डिटेल में किया था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में। आज हम कवर करेंगे अपना स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक पिक्चर भी दिखाई थी। ये जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन से ही आपकी क्या ओरिजिनेट होती है, स्पाइनल कॉर्ड, और पूरे ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक्सटेंडेड होती है। और इसी के साथ में क्या प्रेजेंट होती हैं, हमारी स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशंस आएंगी वो कहाँ आएंगी, आपके स्पाइनल नर्व्स के पास, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँचाती है। वहाँ से फिर आपके ब्रेन के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लिख सकते हैं कि इट इज़ लॉन्ग, नैरो, cylindrical tube made up of nervous tissue। ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, इट लाइज इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए प्रोटेक्शन का काम करती है कि डायरेक्ट इंजरी या डैमेज आपके स्पाइनल कॉर्ड पे ना हो। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रेन, एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है उसके उसका जो बेस है वहीं से ये क्या होगी, एक्सटेंड होगी। और कहाँ तक होती है, टू अर्ली पार्ट ऑफ लुम्बर रीजन। लुम्बर रीजन हम सब जानते हैं। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, थोरैसिक, सर्वाइकल, थोरासिक, लुम्बर। और लास्ट के 2 पार्ट आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। It is the pathway of message sent by the brain to the body and from the body to the brain। यानी कि
हमारा जो सिग्नलिंग होती है, जो भी हमें सिग्नल्स मिलते हैं, वो कहाँ से आएंगे? ब्रेन से किसके पास जाते हैं? हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स के पास, और वो हमारी बॉडी के पास उनको क्या करवाती है? उस मैसेज को ट्रांसफ़र करवाती है। और सिमिलरली बॉडी से जो इफेक्टर ऑर्गन्स है वहाँ से उस सिग्नल को लेके आएगी स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँचाएंगी, और स्पाइनल कॉर्ड उनको आगे कहाँ डायरेक्ट करेंगी? ब्रेन के पास। तो आई होप ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो पाथवे है, ये आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर याद हो चुका होगा। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंटर होती है बहुत सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ के लिए। इट इज़ द सेंटर ऑफ मैनी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। अब रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ क्या होती है? हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में अभी थोड़ा डिटेल में करेंगे। जैसे मान लो आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, तो एकदम से आप अपना हाथ हटा लेते हो। उसमें अगर आप उतनी जल्दी हाथ नहीं हटाओगे तो देयर आर चांसेस कि आपके हाथ में क्या हो जाए? छाले हो जाएंगे, क्योंकि गर्म से वो जल जाएगा। तो हम तभी के तभी हटा लेते हैं। तो उसमें ना आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, क्विक एक्शन की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे। तो उन सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ की आपकी बॉडी को खुद सराउंडिंग के हिसाब से चीज़ें एनालाइज करके रिएक्शन देना पड़ता है। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन, अब देखो, रिफ्लेक्स एक्शन को हम क्या कह सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल or the input and responding to it by an output action. That is very quick, यानी वो प्रोसेस जिसमें सिग्नल को क्या किया जाता है? डिटेक्ट किया जाता है, और इनपुट क्या किया जाएगा? लिया जाएगा, और उसमें सडनली उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी किया जाता है, और हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? आउटपुट एक्शन। और ये बहुत सडन होता है, क्योंकि एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये करते हैं। तो इसमें ना जनरली इट इज़ विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि आपके सामने ना बहुत टेस्टी खाना रख देंगे हम, बहुत डिलीशियस फूड रखा हुआ है, तो एकदम से आपका जो माउथ है सलाइवा आने लग जाता है, यानी माउथ स्टार्ट्स टू वाटर। वो अपने आप हो रहा है, उसमें ब्रेन के पास सिग्नल जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपने बस खाना देखा, स्टिमुलस मिला, आपका जो माउथ है उसमें वाटर आना शुरू हो गया। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्स एक्शन का ही। या हमने किसी भी हॉट पॉट को टच कर लिया और एकदम से हम हाथ हटा लेते हैं। क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि हमें पता है अगर हमने ज़्यादा देर वहाँ रखा तो हमारी जो स्किन है वो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, और वहाँ पे हमें वो सिग्नल लेने में हेल्प कौन करते हैं? हमारे, हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमारे सेकंड लेक्चर में हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था ना, जो हमें स्टिमुलस को रिसीव करने में हेल्प कर रहे थे। रिसेप्टर्स क्या कर रहे थे? हमें स्टिमुलस को रिसीव करने में हेल्प कर रहे थे। रिफ्लेक्स एक्शन आपको क्लियर हो गया। अब देखो रिफ्लेक्स आर्क देखेंगे। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? शॉर्टेस्ट रूट होता है जो कोई भी इम्पल्स फॉलो करती है। कि जैसे मान लो हाथ को टच किया, तो जितनी जल्दी आपके CNS के पास मैसेज पहुंच रहा है,
ये आपकी वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज पहुंच रहा है वहाँ पे एक्शन करवाने के लिए। या जैसे मान लो आप बैठे हो क्लास में, एकदम से मैंने चौक फेंका, तो आप क्या करोगे, इतनी देर में आपका वो चौक आपको डायरेक्ट लग सकता है, इतनी देर में आपका ब्रेन सिग्नल नहीं देगा, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो रिफ्लेक्स एक्शन करवाएगी, एकदम से आप क्या हो जाओगे, साइड हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया है। तो वो जो एक्शन होने से पहले जो सिग्नल ट्रांसफ़र हुआ है ना, उसने जो शॉर्टेस्ट रूट फॉलो किया है उसे हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिफ्लेक्स आर्क, यानी ये क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट that can be taken by an impulse from receptor to an effector। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारा हॉट पॉट रखा हुआ है एक, इस पे आपने क्या किया, हाथ टच करोगे, देखो आपने टच किया, यहाँ आपको क्या हुआ, हीट की वजह से क्या हुआ, आपके हाथ में पेन हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या प्रेजेंट है, आपके रिसेप्टर, रिसेप्टर प्रेजेंट है कहाँ पे, आपकी स्किन में। अब ये सिग्नल यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, कौन से न्यूरॉन की हेल्प से ट्रांसफ़र हुआ, सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। कहाँ पहुँचा, आपके सीएनएस के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। यहाँ पे ये वाला जो बनाया था ना मैंने, ये क्या बनाया था बेटा, इंटर न्यूरॉन बनाया था मैंने। इंटर न्यूरॉन यानी दो यहाँ पे सिग्नलिंग के लिए है कि जैसे यहाँ से तो आपका मैसेज पहुँचा है कि ये चीज़ गर्म है, और अब एक्शन के लिए भी तो मैसेज पहुँचेगा, वो यहाँ से पहुँचेगा। तो बीच में जो न्यूरॉन काम कर रहा है इस मैसेज को इंटरप्रेट करके वापस सिग्नल भेजने का, उस वाले न्यूरॉन को हमने क्या नाम दे दिया, इंटर न्यूरॉन। अब यहाँ पे कौन सा न्यूरॉन काम कर रहा है, आपका मोटर न्यूरॉन। यहाँ आपका ब्रेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास भी मैसेज जाता है। ठीक है, इफेक्टर यहाँ पे आपका मोटर न्यूरॉन ने काम किया, और आपका जो इफेक्टर ऑर्गन था, मसल थी, उसने क्या किया, वहाँ से अपने हाथ को हटा लिया। तो इस तरीके से आपकी रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, फॉर्म होती है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना यहाँ से, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कि यहाँ हीट पेन रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ से इन्होंने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से कहाँ तक गए, स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ इंटर न्यूरॉन तक गए, यहाँ से मैसेज जा रहा है ब्रेन के पास, वो डिफरेंट है, लेकिन
हम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक का पाथ देख रहे हैं। फिर यहीं से वापस इसको मैसेज मिल गया कि इस हाथ को जल्दी से हटा लो क्योंकि सिचुएशन डेंजर की है। तो इसने जा कर के मोटर न्यूरॉन ने हेल्प की और आपके इफेक्टर ऑर्गन के पास ये मैसेज पहुंचा दिया। इसको हमने क्या कह दिया, रिफ्लेक्स आर्क। यहीं पे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमने किया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे क्या क्या आ रहे थे, हमारी नर्व्स आ रही थी। देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हम कर चुके हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा क्या आया, ब्रेन आया और स्पाइनल कॉर्ड आई, जो हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड आई, ठीक है। और इसमें जो भी हमारी एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स हैं जैसे इफेक्टर, रिसेप्टर, स्टिमुलस, जितने भी टाइप के रिसेप्टर थे, फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर्स, इफेक्टर, सब कुछ हम बहुत डिटेल में अच्छे से कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पीएनएस। पीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस क्या करवाता है, ये कम्युनिकेशन लाइन बिल्ड करवा रहा है किसमें, सीएनएस में और रेस्ट ऑफ द बॉडी में। क्योंकि सीएनएस क्या है, मेन कंट्रोलिंग सेंटर है, सेंटर हेड है। लेकिन बाद में उस मैसेज को, मतलब उस सेंटर हेड ने जो मैसेज दिया उसकी फंक्शनिंग के लिए नीचे भी तो उसने वर्कर लगा रखे होंगे, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन कौन करवा रहा है, आपका पीएनएस। यानी कि कम्युनिकेशन lines between CNS and rest of the body। अब जो आपका पीएनएस है उसको फर्दर फिर से किसमें, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये याद करने में आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, आप कंफ्यूज होगे एक बार के लिए कि पहले हमने ये पार्ट किया, अब इसके पार्ट, और फिर उसके बाद आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी फर्दर पार्ट्स हैं। लेकिन आप इसको समझ के करोगे तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, इसको हम एक और नाम से याद कर सकते हैं, क्या, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि वॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं आपकी, जो आपकी मर्जी से आपके कंट्रोल में होती है, कि आपका ब्रेन कहेगा तो वो चलेंगी। जैसे आपकी टंग है, आप कहोगे आपको बात करनी है या आपका ब्रेन सिग्नल देगा तभी आप कुछ बोलोगे ना, ये तो है नहीं आपकी ज़बान अपने आप चलने लग जाएगी। तो ये किस में आ जाती है, हमारी वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में। वॉलेंट्री। और जो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली वो काम करेंगी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग की पावर आपके पास नहीं है, वो चीज़ें होंगी ही होंगी आपकी बॉडी में, यानी कि इनवॉलेंट्री होती हैं। अब इनवॉलेंट्री आपकी बॉडी में कौन सी मसल्स या ऑर्गन्स हो सकते हैं, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ जिसको पता है। इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो जो ये आपकी वॉलेंट्री होती है ना, स्केलेटल मसल्स, हमने 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर जब किया था तब हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था, मसल टिश्यू के बारे में, जिसमें हमने स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ा था। तो जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो आपकी क्या होती है, वॉलेंट्री होती हैं, ठीक है। और जो आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं, जैसे जो आपके स्टमक में प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स हो गई, वो सारी आपकी क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, कि उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कि आपका मन किया तो आप उनकी मूवमेंट को रोक दोगे, ऐसा नहीं होता। तो इसको कैसे याद रख लोगे, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, और
आपकी स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होगा ज़्यादातर, और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो इनवॉलेंट्री होता है और स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होगा। अब देखो ये कहाँ कहाँ सिग्नल कंडक्ट करते हैं, इनके आगे फर्दर पार्ट्स करने से पहले हम लोग एक बार देख लेंगे कि ये सिग्नल कंडक्ट कर कहाँ कहाँ रहे हैं। देखो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो तो कंडक्ट करता है इम्पल्स को, कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम CNS टू वॉलेंट्री मसल्स। यानी कि हमारा जो ब्रेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ तक लेके जाएगा सिग्नल को, वॉलेंट्री मसल्स तक, और ये वाला कहाँ लेके जाएगा, कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इनवॉलेंट्री या विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स, ये आपका मेन डिफरेंस है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। अब मैंने आपको शुरू में जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फर्स्ट क्लास हुई थी उस टाइम आपको क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया था कि ब्रेन के पास जो भी नर्व्स आ रही हैं सिग्नल लेके या ब्रेन से डायरेक्ट सिग्नल लेके जा रही हैं वो किस में आ जाती हैं, आपके क्रेनियल नर्व्स में, और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई हैं वो किस में आ जाती हैं, स्पाइनल नर्व्स में। तो जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसी के फर्दर दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्रेनियल नर्व्स, सेकेंड पार्ट है हमारा स्पाइनल नर्व्स। यानी कि जो आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं और क्रेनियल नर्व्स हैं ये क्या कंडक्ट करवाती हैं, ये इम्पल्सेस को कंडक्ट करवाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके वॉलेंट्री मसल्स तक। जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो दो पार्ट कौन से हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स लिख रही हूँ। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, PNS का। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये दोनों क्या होते हैं ये आपको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कैसे याद रखोगे आप, देखो हमें सिंपैथी की ज़रूरत कब पड़ती है, सिंपैथी क्या होगा, हम सिंपैथी से इसको याद कर लेते हैं कि जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इमरजेंसी सिचुएशन में हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाती है, हमें सिंपैथी की ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई हमें सिंपैथी दे, हमारे साथ सिंपैथी रखे, ताकि हम उस इमरजेंसी सिचुएशन को अच्छे से क्या कर सकें, फाइट कर सकें। तो इससे आपको याद हो जाना चाहिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि ये एक्टिवेट करता है बॉडी के सिस्टम को ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, एक्टिवेट्स बॉडी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, अब देख लो
इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्या चाहिए, सिंपैथी, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करके रखता है हमारे ह्यूमन सिस्टम में, ठीक है। मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। देखो अब आज के लिए तो इतना ही रिवाइज कर लो, कल इनको हम बहुत डिटेल में करेंगे क्योंकि जो आपका पीएनएस है ना उसमें थोड़ा डाटा भी ज़्यादा है और सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमें करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि जो क्रेनियल नर्व्स हैं उसके भी हमें पार्ट्स करने होंगे कि कितने टाइप की क्रेनियल नर्व्स होते हैं, कितने पेयर्स में प्रेजेंट हैं, स्पाइनल नर्व कितने पेयर में प्रेजेंट हैं, और फिर हमारा बहुत डिटेल में हम करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी। आज इनके डिफरेंसेस लिख लेते हैं बस। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, पेन का देखो, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये एक्टिव होगा इमरजेंसी सिचुएशन में, हमने लिख दिया, यानी एडवर्स कंडीशंस में। अब देखो हमने एक हार्मोन के बारे में सुना होगा पहले अपनी छोटी क्लासेस में, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को हम हमारी जो भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में हमारा कौन सा हार्मोन निकलता है, हमेशा रिलीज़ होता है एड्रीनलिन, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट तो ये हो जाएगा कि इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या होती हैं, एक्टिव होता है हमारा नर्वस सिस्टम। क्या सीक्रेट करता है, किसका अमाउंट इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है सीक्रेशन ऑफ एड्रीनलिन हार्मोन। और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये डोमिनेट करता है ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। जैसे आप खुश हो या आपका जो भी इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वहाँ क्या है, हैप्पीनेस है हर तरफ, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को कौन रेगुलेट कर रहा होता है, उन एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइज करता है, बॉडी एक्टिविटीज़ को, कौन सा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें हम लिख देंगे नॉर्मलाइज the body activities during condition of joy और हैप्पीनेस। देखो हमारी आईज में प्यूपिल प्रेजेंट होता है, तो जब हम एकदम इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हमारा प्यूपिल क्या होता है, डायलेट हो जाता है, और जब नॉर्मल सिचुएशन रहती है तो उस टाइम हमारा जो प्यूपिल होता है वो क्या रहता है, कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है। तो हम लिख सकते हैं सिंपैथेटिक वाले में कि डायलेट्स प्यूपिल और इसमें लिख देंगे कॉन्स्ट्रिक्ट्स प्यूपिल, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में हमारा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट ही रहेगा। जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम क्या होता है, हमारे पसीना आने लगता है ना, यानी सिक्रेशन ऑफ स्वेट की सिक्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और पाइलो इरेक्शन हो जाता है। पाइलो इरेक्शन का मतलब क्या है, जो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, जो हम कहते हैं ना, यानी हमारी जो बॉडी के हेयर्स है वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम कह देते हैं पाइलो इरेक्शन। तो पहला तो इसमें क्या होगा कि सीक्रेशन ऑफ स्वेट, सीक्रेशन ऑफ स्वेट कि पसीने आएंगे आपको बहुत ज़्यादा, एंड कॉजेज
एंड कॉजेज पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन क्या? बॉडी हेयर्स खड़े हो जाना। वहीं दूसरी साइड इसमें क्या होता है, ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ स्वेट को और पाइलो इरेक्शन को। तो इसमें मैं डायरेक्ट बस इनहिबिट लिख देती हूँ, इनहिबिट स्वेट एंड पाइलो इरेक्शन सॉरी। जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को, जैसे आपको ना भूख लगनी कम हो जाती है कई बार क्योंकि आपकी डाइजेशन क्या हो जाएगी, डगमगा जाती है, तो इनहिबिट करता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को और मिक्ट्यूरेशन को। तो इसमें हम लिख देंगे इनहिबिट्स डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ एंड मिक्ट्यूरेशन। वहीं दूसरी ओर जब आपकी नॉर्मल कंडीशंस रहती है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस रहेंगी, उस टाइम क्या होता है, डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती है और मिक्ट्यूरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें मैं क्या लिख दूंगी, इंक्रीजेस। कल इनको हम डिटेल में कर लेंगे, आज के लिए हमने इनको ओवरव्यू ले लिया है। तो हमने आज की क्लास में क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में किया कि एक लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, किससे बनी होती है, आपके नर्वस टिश्यूज से बनी होती है। कहाँ पे लाई करती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर लाई करती है, एक्सटेंड करती है आपके बेस से, ब्रेन के बेस से, और कहाँ तक जाती है, आपके लंबर रीजन तक। और आपको मुझे बताना है आपके वर्टिब्रल कॉलम के पांचों पार्ट्स के नाम। ये पाथवे होता है मैसेज जो हमारा ब्रेन भेजता है बॉडी के पास, या फिर हमारी बॉडी से जो सिग्नल हमारे ब्रेन के पास जाता है, वो पाथवे किसके थ्रू होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ये सेंटर होता है बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ का। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ क्या है, सडन एक्शन जो भी लिया जाता है इन्वायरमेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग दिस सिग्नल, सिग्नल को डिटेक्ट किया यानी इनपुट मिल गया और उसके अकॉर्डिंग क्या दिया, आउटपुट एक्शन दिया, जो बहुत जल्दी होता है और इसके अंदर मोस्टली ब्रेन इन्वॉल्व नहीं करता। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, शॉर्टेस्ट रूट होएगी जो लिया जाता है इम्पल्स के द्वारा फ्रॉम रिसेप्टर टू एन इफेक्टर। उसके बाद हमने किया ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सीएनएस कंप्लीट हो गया था। पीएनएस के बारे में पढ़ा आज। पीएनएस क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है बिटवीन सीएनएस और रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रेस्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करके रखता है। इसमें आ जाते हैं हमारे दो पार्ट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को कैसे याद रखेंगे, सोमैटिक मतलब वॉलंटरी मसल्स में, यानी स्केलेटल मसल्स में फंक्शनिंग करता है ये, क्योंकि हमारी मर्जी से कंट्रोल होती हैं ये, कि हमारी मर्जी होगी या हमारा ब्रेन जिस हिसाब से उस चीज़ों को, उन एक्टिविटीज़ को करवाना चाहेगा उसी हिसाब से होंगी। यानी कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू वॉलंटरी मसल्स। कितने टाइप की होती हैं, दो, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। वहीं दूसरी ओर आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलंटरी होता है, ऑटोमेटिकली वो काम करता रहेगा। ये इनवॉलंटरी होगा और स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होगा। कंडक्ट करता है इम्पल्सेस को सीएनएस से टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स या विसरल ऑर्गन्स में। अब एएनएस के कितने पार्ट्स बताए, दो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यानी इमरजेंसी सिचुएशन में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिंपैथी की। तो आपका सिंपैथेटिक क्या करता है, एक्टिवेट करता है बॉडी सिचुएशन सिस्टम को इमरजेंसी सिचुएशंस में, और पैरासिम्पैथिक क्या करता है, मेंटेन करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। इसमें इंक्रीज हो जाता है एड्रेनलिन हार्मोन, और ये क्या करता है, बॉडी की एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइज करके रखता है। सिंपैथेटिक वाले के टाइम पे आपकी प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। स्वेट और पाइलो इरेक्शन हो जाता है आपके सिंपैथेटिक वाले में, क्योंकि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपके क्या होते हैं, बॉडी से पसीना आने लग जाता है, इसमें इनहिबिट हो जाता है। और इसमें डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ और मिक्ट्यूरेशन क्या होता है, इनहिबिट होता है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक वाले में आपकी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ और मिक्ट्यूरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।